हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिलेक्ट शस्त्रा। कैसे आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीएसई पेपर का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी जो थिंकिंग है उसको हम डेवलप कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कैसे लिखना है, उसका भी एक मॉडल पेपर टाइप से मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो होप सो 30 से 40 मिनट की होने वाली है। तो आप लोग आराम से देखिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मस्त शांति से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे हमारे जो प्रोबेबल डाउट्स हो सकते हैं वो क्लियर हो जाए। और यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसका सेट को कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जब डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो आप लोगों को ऐसे और जो प्रिसाइज़ है वो लिखना है, देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। तो आप लोग ये लिखोगे तो आपको इसको चेक भी करवाना पड़ेगा, तो यदि आप लोग चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप इसमें जॉइन हो जाइए। इसमें एक ग्रुप जो है सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन के लिए है और एक जो ग्रुप रहेगा उसमें आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं, जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं और यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आपस में आप लोग भी चेक कर सकते हैं। देन दूसरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 20 मार्क का आने वाला है। 400 से 500 वर्ड्स तक का हमको लिखना है, ट्राई करेंगे कि 450 लिख लें। ना ओवर होगा, एक्सेसिव, ना ही डाउन होगा। और प्रिसाइज़ जो है 10 मार्क्स का होने वाला है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स फिर 2 जो है वो 10 मार्क्स के होने वाले हैं, तो इसको ट्राई करेंगे कि 250 वर्ड्स के अंदर में हम लोग समेटने की कोशिश करें और ये हमको सब करना है 1 आवर के अंदर में लिखना है। इन द सिंपल जो हम यदि समझे सिंपल वे में, तो देखो, आप लोगों को 1 घंटे के अंदर में ये 1, 2, 3 ऐसे लिखना है जिसमें एक थोड़ा लॉन्ग रहेगा ज़्यादा जो 450 वर्ड्स का होगा और बाकी जो 2 रहेंगे वो थोड़े शॉर्ट रहेंगे जो सिर्फ़ 250 वर्ड्स के होंगे। देन प्रिसाइज़ और कुछ क्वेश्चन्स आंसर्स। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप निबंध के कुछ टॉपिक्स जो लाया हूँ मैं ऐसे के लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ एंड सोसाइटी। देन थर्ड है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी। देन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड देयर सॉल्यूशंस, जो कि बहुत हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक्स है, मे भी पूछ सकता है। और दूसरा एक ये आईबी से रिलेटेड है तो ये भी पूछ सकता है। मोस्टली ये ज़्यादा आईएमपी है। देन क्लाइमेट चेंज इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया। ठीक है? इनमें से आपको किसी एक पे निबंध लिखना है, जो कि आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं और मैं इसमें से एक का बता दूँगा आपको आगे। देन हम जब पैसेज की बात करें तो ये देख लो, पैसेज भी एक दिया है, जिसमें 4 क्वेश्चंस भी दिए हैं और एक प्रिसाइज़ भी दिया है। तो आप लोगों को इसमें क्या है 60 वर्ड्स में लिखना है और प्रिसाइज़ लिखते टाइम पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है जब भी हम समरी लिखते हैं कि जो पैसेज है, ये रिपीट नहीं करना है ना? बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, आपको इसको अपने हिसाब से चेंज करके लिखना पड़ेगा। देन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो, कि हाउ डज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, है ना? ठीक है? देन इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एंड मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। देन इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म इफेक्ट, challenges and opportunities of India's relation with neighbors, impact of fake news and misinformation ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे आईएमपी और सबसे सेंसिटिव टॉपिक ये है, क्योंकि आजकल क्या होता है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से यही फैलती है। ठीक है? तो ये जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है, मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप लोग इस पे ट्राई करना लिखने के लिए। ठीक है? मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। देन आप लोगों को अब कैसे लिखना है इसके लिए मैं एक आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को वो बताया कि जो पहला वाला एसे राइटिंग है, एसे हमको लिखना है, 20 मार्क्स का आने वाला है, तो एटलीस्ट 450 वर्ड्स ट्राई करना। एटलीस्ट इतना लिखना है। फिर नंबर सेकंड, प्रिसाइज़ की बात रही। प्रिसाइज़ में कुछ क्वेश्चंस भी दे सकता है, तो इसमें हमको मेन किस पे ध्यान देना है, एक तो सेंट्रल आइडिया पर। देन दूसरी हम बात करते हैं तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव में इसका आएगा समरी। इसको हमारी लैंग्वेज में लिखना है एक समरी पर। देन थर्ड हमारा जो रहेगा कि इसकी सेंट्रल आइडिया होगा, देन इसकी हम थीम पर ध्यान दें, थीम कौन-सी है, और समरी ट्राई करेंगे कि हम हमारी खुद की लैंग्वेज में लिखें।
इन द सेंस लैंग्वेज से मतलब ये नहीं कि सर हमारी तो हिंदी है तो हिंदी में लिख देंगे, तमिल तमिल में, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में ही लिखना है। लेकिन अपनी खुद की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसके हिसाब से लिखना है। देन डिस्क्रिप्टिव जो आएगा, जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं डिस्क्रिप्टिव में ही, जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं उसने, इसके अंदर में भी हमको 250 वर्ड्स के आसपास में लिखना है। तो चलिए हम लोग ऐसे से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, तो हमको ध्यान देना है कि हमको उसके अंदर में इंट्रो भी लेना पड़ेगा और कंक्लूज़न। ये 2 ऐसे हैं जो हमारे पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आप जैसा लिखना चाह रहे हो उसके ऊपर में। ये जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिखते हो, उतना ही आपका इम्पैक्ट और अच्छा पड़ेगा, क्योंकि पहली नज़र तो इसी पे पड़ेगी ना, इंट्रो पर, और सबसे लास्ट में कंक्लूज़न। तो बाकी बीच का कंटेंट तो आप लिखोगे ही, लेकिन मेन आपको इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। देन फिर बाद में ट्राई करना कि 5 से 6 पॉइंट आप मेंशन कर दो एटलीस्ट, और 2 ये एक्स्ट्रा रहेंगे, तो एटलीस्ट 7 टू 8 पॉइंट हो जाएँगे हमारे। तो इसका ट्राई करना, और सबसे मेन चीज़ ऐसे राइटिंग में ये ट्राई करना है कि हम 500 वर्ड्स या फिर 600 वर्ड्स ऐसा ना लिख दें। इस चीज़ पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है। 450 इन द सेंस कि आपको 450 मतलब कम शब्दों के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करना है। तो इसमें से मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, मैं इसके अंदर से रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में निबंध बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रो। इंट्रो क्या है? राइज़ ऑफ एआई, एआई कहाँ से आया एंड मॉडर्न वॉरफेयर। फिर नंबर 2 हमारा आएगा रोल इन सर्विलांस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स और बॉर्डर सिक्योरिटी। चूँकि हम पेपर आईबी का दे रहे हैं, तो मोस्टली हम ज़्यादातर ध्यान देंगे कि हम लोगों को इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड बातें ज़्यादा लिखोगे तो आप ज़्यादा इम्प्रेसिव लिख पाओगे। देन दूसरी चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी ऐड करना, लेकिन जो हमारी एक्चुअल में बॉर्डर से रिलेटेड हो या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, यदि आप वो लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की, कि फास्ट डिसीजन मेकिंग है, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस है। देन अब कोई चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, साइंस जो है एक चमत्कार भी है और अभिशाप भी है, ठीक है? एक कर्स भी है और एक इनोवेशन भी है, ठीक है? तो इसमें जो-जो अच्छी चीज़ें, तो कुछ-कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी है, उस पे भी हमको ध्यान देना है। जैसे अब चैलेंजेस क्या-क्या रहेंगे? एथिकल कंसर्न्स है, मिसयूज़ है किसके द्वारा? एनिमीज़ के द्वारा, डिपेंडेंसी ऑन टेक, हम ज़्यादा डिपेंड भी ना कर जाएँ, वरना जो आप लोगों ने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो आप लोग, जो फ्यूचर की जो बनाते हैं, वो फ्यूचर को सोच करके, तो उसमें आप देखते हो कि कैसे रोबोट्स पे ज़्यादा डिपेंड हो गए तो वो हम पे भी राज कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई, या फिर इसके अलावा इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसको कोई हैक कर ले, या जो एक्स वाई ज़ेड जो भी इश्यूज़ है वो। देन कंक्लूज़न क्या है? एआई शुड बी कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी को इसने जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। हाँ, तो अब सबसे पहली चीज़, हमारी वर्ड लिमिट क्या है? 400 टू 500 वर्ड्स। अब सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, इसमें आएगा इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखेंगे? इंट्रो लिखा है, देन राइज़ ऑफ एआई एंड इन मॉडर्न वॉरफेयर, इन मॉडर्न वॉरफेयर। तो सबसे पहला टॉपिक है इन द फर्स्ट सेंचुरी। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं हम। इन द फर्स्ट सेंचुरी वॉरफेयर इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू ट्रेडिशनल बैटलफील्ड्स। ये वॉरफेयर जो है कोई लिमिटेड नहीं है बैटलफील्ड्स में। द राइज ऑफ एआई हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मिलिट्री ऑपरेशंस। जो एआई का जो, जब से एआई आया है तो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें बहुत चेंज आया है इसका, ठीक है? अब एआई की हेल्प लेने लगे हैं हम, सबसे पहली चीज़। देन मॉडर्न डिफेंस रिलाइज़ ऑन रैपिड डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन एंड प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स। जो हमारी आज की जो डिफेंस है वो ज़्यादातर डिपेंड कर रही है किस पे? रैपिडली डिपेंड कर रही है डेटा एनालिसिस पे और ऑटोमेशन पे और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम पे। एआई अलाउज़ नेशंस टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स फास्टर देन एवर बिफोर। जैसे हम पहले रिस्पॉन्ड करते थे, उससे आज के टाइम पे हम ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था, सब प्लानिंग होती थी। प्लानिंग आज भी होती है, लेकिन पहले प्लानिंग होती थी, बाकायदा सेना सज्ज होगी, ये होगा। देन हम ध्यान दें, मतलब सैटेलाइट से ध्यान देंगे कि कौन कहाँ पर है, कैसा है, ये सब चीज़ें होती थी।
देन अभी वही चीज़ें बहुत फास्ट हो गई है एआई की हेल्प से। हमको वहाँ पर पर्सन बिठाने की ज़रूरत नहीं है, हम एआई में कमांड दे देंगे, देन एआई खुद भी कर सकता है। और कंट्रीज़ क्या कर रही है आजकल, इन्वेस्ट कर रही है इन टेक्नोलॉजीज़ में। कंट्रीज़ इन्वेस्टिंग इन एआई टेक्नोलॉजीज़ एम टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो कंट्रीज़ क्या कर रही है, एआई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, किस चीज़ के लिए? कि वो मेंटेन कर पाए स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, मतलब और प्रोटेक्ट सिटीजन्स, इनके जो सिटीजन्स हैं उनको बचा पाए जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उससे। फिर एआई इन सर्विलांस, एआई का यूज़ हम सर्विलांस के लिए भी कर सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? देखो, एआई पावर्ड सर्विलांस सिस्टम मॉनिटर सेंसिटिव एरियाज़। जो एआई पावर्ड सर्विलांस सिस्टम है, इससे हम सेंसिटिव एरियाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और बॉर्डर्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि बॉर्डर्स पे कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हमारे एनिमीज़ तो नहीं आ रहे, ये सब हम एआई के थ्रू भी सर्विलांस कर सकते हैं। वरना हमको क्या करना पड़ता था, एक जो रूम होता था हमारा, उसमें यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ रहता था, वो चेक करता था। लेकिन मान लो इसका ध्यान इधर-उधर हो गया या ये कहीं बाहर चला गया, तो कुछ न कुछ जो है लूप होल्स रह जाते थे जिसका फ़ायदा उठा कर के एनिमीज़ आ जाते थे। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है, एआई सब चीज़ें ध्यान से देखता है। जैसे आप इसके अंदर क्या है, एडवांस कैमराज़ हो गए, फेशियल रिकॉग्निशन आ गया है, बिहेवियरल एनासि बिहेवियरल एनालिसिस हेल्प करता है किसमें, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है उसको डिटेक्ट करने में, वो भी रियल टाइम में। जैसे अभी यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उसको एआई एनालाइज़ कर लेगा। फिर अनलाइक ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग, ऐसा नहीं है जैसे ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग में होता था, एआई systems can analyze huge volume of data continuously without fatigue। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, वहाँ पर भी एआई हर आदमी पर भी ध्यान दे सकता है। दिस इंश्योर्स अर्ली थ्रेट डिटेक्शन एंड फास्टर रिस्पॉन्स। ये इंश्योर करता है कि जो थ्रेट जो डिटेक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा और रिस्पॉन्स भी फास्ट होगा, मतलब तुरंत। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन, दूसरे से तीसरे को बता रहे हैं, इधर सीधा एआई रिस्पॉन्स कर लेगा, देन आपको भी सीधे जो मेन हेड है उनके पास भी न्यूज़ पहुँच जाएगी। विथ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस से क्या मिलता है हमको, इसके साथ क्या होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ कैन एंटिसिपेट पोटेंशियल थ्रेट्स। जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती है, वो क्या करेगी, जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उनको एंटिसिपेट कर पाएगी, एनहांसिंग ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस। और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है इसके लिए हमेशा ओवरऑल तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं एआई का यूज़ साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, एआई इन साइबर सिक्योरिटी। क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों का डेटा जो होता है, आजकल जो लोग हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे, टीवी पे या फिर कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यदि आप लोगों के यहाँ से किसी ने डेटा लीक कर दिया, तो समझ लीजिए आप उसके गुलाम हो जाएँगे, क्योंकि आजकल भी क्या होता है, जैसे अलग-अलग तरीके से कॉल्स आते हैं या ऑनलाइन ट्रैप करते हैं, ठीक है? इसके अलावा जैसे क्या बोल सकते हैं, हाँ, जैसे आप लोगों को कॉल आया कि मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ एक्स वाई ज़ेड, देन उसके बाद में फिर वो हमसे जो है मनी डिमांड करते हैं कि आपने ये क्राइम किया है, ऐसा है, वैसा है। या फिर कोई आपको कॉल करेगा, वो बोलेगा कि आपने आपके पिताजी ने इतने उधार लिए थे, एक्स वाई ज़ेड जो भी चीज़ें होती है वो। देन वो हमको बोलते हैं कि आप इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। एक चीज़ें ये होती है, देन जब हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। इसमें साइबर अटैक्स होते हैं कि हमारे देश की जो जो छुपी हुई जानकारी रहती है, जो मतलब गुप्त जानकारियाँ रहती है, सीक्रेट जानकारियाँ, उसको ये निकाल पाए। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी में। एआई एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अनयूजुअल पैटर्न्स को, जो पैटर्न जो नॉर्मल नहीं होते, प्रिडिक्ट अटैक्स, अटैक्स को प्रिडिक्ट करते हैं एंड न्यूट्रलाइज़ साइबर थ्रेट, और साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं बिफोर बिफोर दे कॉज़ हार्म, इससे पहले कि वो नुकसान पहुँचा दें। फिर गवर्नमेंट नेटवर्क्स, डिफेंस सिस्टम एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। जो गवर्नमेंट नेटवर्क है, डिफेंस सिस्टम है और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या है, बहुत सेंसिटिव होते हैं
इसके लिए साइबर अटैक्स के लिए, क्योंकि भाई इसी के बेसिस पे तो हमारी जो पूरी नेशनल सिक्योरिटी है, इसी पर तो डिपेंड कर रही है ना। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और इसीलिए एआई का हमने लाया है ताकि जो थोड़ी सो जो मिस्टेक्स रह रही थी वो ना रहे, ठीक है? इसलिए एआई यहाँ पर भी बेनिफिशियल है। एआई क्या करेगा? स्ट्रेंथन्स करता है डिफेंसेस बाय ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एआई क्या करेगा? जो हमारे डिफेंसेस को और पावरफुल बनाएगा। कैसे? कि वो थ्रेट डिटेक्शन भी खुद ही कर लेगा और रिस्पॉन्स भी खुद ही कर देता है। आजकल जो मिसाइल्स बन रही है, जो मिसाइल्स होती है, ये भी है ना, इसमें भी एआई टेक्नोलॉजी होती है और थर्मल डिटेक्टर होता है। जैसे कोई चीज़ है, आपका टारगेट यहाँ पर है, यहाँ से यदि मूव करके आगे भाग गया तो मिसाइल यहाँ गिरने के बजाय उसके ऊपर ही गिरेगी। ये सब चीज़ें हो रही है। देन प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस रिड्यूसेस ह्यूमन एरर। जो इंटेलिजेंस है, ये क्या करती है? ह्यूमन एरर जो होती है, उसको रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। एनहांस द रेजिलियंस ऑफ अ नेशंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट एडवर्स सरीज़। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इससे जो हमारा नेशनल जो डेटा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बचाती है, ठीक है? कि इसमें कोई थ्रेट्स ना आए, कोई हार्म ना हो, इस सब चीज़ों से बचाती है। फिर हम बात करते हैं एआई इन ड्रोन्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे मैंने आपको ड्रोन्स का बताया अभी कि जो ड्रोन्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, इसमें ये एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो एआई क्या करता है? वो अपना टारगेट अकॉर्डिंग टू जो मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकता है और वहीं पर ही जाकर गिरेगा जहाँ पर टारगेट होगा। या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आदमी घर भी हो सकता है, देन एक्स, वाई, ज़ेड। तो इसमें क्या दिया है? ड्रोन्स एंड ऑटोनोमस मशीन्स इक्विप्ड विथ एआई प्ले अ पाइवटल रोल इन मॉडर्न वॉरफेयर। जो ड्रोन्स है और जो ऑटोनोमस मशीन्स है, जो एआई से लेस है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है आज की जो लड़ाइयाँ होती है उसमें। दे परफॉर्म रिकॉनाइसेंस रिकॉनाइसेंस, हाँ, मॉनिटर होस्टाइल टेरिटरीज, ठीक है? एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स विदाउट रिस्किंग ह्यूमन लाइफ। ये क्या करती है? जो जो दुश्मनों की टेरिटरीज है उसको बहुत अच्छे से काम करती है। देन आइडेंटिफाई करती है कि जो थ्रेट्स है, इसके बिना विदाउट जो है ह्यूमन लाइव्स के रिस्क के, मतलब जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट टारगेट करके वहाँ फोड़-फाड़ के आ जाएगी, उनको खत्म कर जाएगी। वरना पहले क्या होता था कि वहाँ पर जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, ह्यूमन पावर होता है, उनको जाना पड़ता था और इस चक्कर में क्या होता था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद भी हो जाया करते थे। तो इन सब चीज़ों में भी इसका बेनिफिट है। देन एआई इनेबल्ड सिस्टम ऑप्टिमाइज़ ऑपरेशंस। एआई ने क्या किया है? सिस्टम ऑप्टिमाइज़ ऑपरेशंस किए हैं, इनेबल किए हैं। एंश्योर रियल टाइम डेटा कलेक्शन, ये है जो रियल टाइम में हो रहा है, उन सिचुएशन का जो डेटा कलेक्ट करता है। एंड इम्प्रूव टेक्टिकल डिसीजंस, और डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करता है बैटलफील्ड में। ऑन रियल टाइम पे बात चल रही है, ठीक है? जैसे कोई मैदान में है, अब कुछ चीज़ सिचुएशन चेंज हुई तो उसके हिसाब से डिसीजन चेंज कर लेगा। दिस टेक्नोलॉजी दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस ह्यूमन एक्सपोज़र टू डेंजर व्हाइल एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रिसिजन। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ह्यूमन एक्सपोज़र को कम करती है और डेंजर को भी, इससे डेंजर से, व्हाइल एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाती है और अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। फिर आते हैं हम लोग एआई इन बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी में एआई के क्या यूजेस है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फेसेस चैलेंजेस लाइक इल्लीगल क्रॉसिंग, स्मगलिंग एंड इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स। मतलब जो बॉर्डर है हमारी, ये बॉर्डर है, इसके पार से दुश्मन आते हैं, इल्लीगली आते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। दुश्मन ही क्या, दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं वो भी आ जाते हैं कभी-कभी इल्लीगली। यहाँ से फिर गन्स की या फिर जो ड्रग्स वगैरह, इसकी स्मगलिंग भी होती है और भी बहुत सारे जो अटेम्प्ट्स वो किए जाते हैं। एआई क्या करता है? प्रोवाइड करता है एडवांस मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। एआई क्या करता है? एडवांस मॉनिटरिंग और एनालिसिस प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू? तो सेंसर्स लगे होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू। फिर एआई ड्राइवन सिस्टम्स इशू रियल टाइम अलर्ट्स टू बॉर्डर फोर्सेस इनेबलिंग प्रोएक्टिव मेजर्स। एआई सिस्टम क्या करता है? ये क्या करता है? रियल टाइम अलर्ट्स को जो है वो दे देता है, रियल टाइम अलर्ट्स किसको? बॉर्डर फोर्सेस को। और क्या करता है? एक प्रोएक्टिव जो मेजर्स होने चाहिए उस टाइम पे, उनको इनेबल कर देता है।
देन फिर हम बात करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन जजमेंट, बॉर्डर्स आर मोर सिक्योर एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर फास्टर एंड मोर अट्रैक्टिव। क्या करता है, जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है किसके साथ में, ह्यूमन जजमेंट के साथ में जब मिलती है तो बॉर्डर क्या होती है और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। पहले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वहाँ पर, उनके साथ में एआई भी मिल गया, एआई की इंटेलिजेंस मिल गई तो क्या होगा, और अच्छे से काम होगा और बेनिफिशियली होगा, और जो डिसीजन है वो और ज़्यादा फास्टर हो गए और इफेक्टिव भी हो गए कि हाँ ठीक है। देन हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई इन नेशनल सिक्योरिटी। एआई के जो बेनिफिट्स है नेशनल सिक्योरिटी में वो क्या है? तो बेनिफिट्स, तो एआई इनेबल करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग को, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनालाइज लार्जर डेटाबेस डेटा सेट्स क्विकली टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स। अब यदि ये इंसान है तो इसका क्या है, दो हाथ है और एक ही दिमाग है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे पहले ये डेटा चेक करेगा, ये करेगा, ये करेगा। लेकिन जो एआई बैठा है ये क्या करेगा, तीनों को एक साथ कर लेगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डिसीजन मेकिंग जो भी चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट प्रोवाइड होगी हमको, तो उससे हम बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएँगे और बहुत फास्ट ले पाएँगे। फिर प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस हेल्प्स एंटिसिपेट थ्रेट्स बिफोर दे मटेरियलाइज़, रिड्यूसिंग रिस्क और लॉसेस। तो जो प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस है ये हमको पहले से हेल्प कर देगी कि जो चीज़ हो रही है उससे पहले आप लोग उस पे एक्शन ले पाएँ ताकि वो चीज़ ना हो। ओवरऑल एआई क्या करता है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ऑप्टिमाइज़ रिसोर्स एलोकेशंस को ऑप्टिमाइज़ करता है एंड मिनिमाइज़ एरर इन क्रिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, और जो क्रिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं इसमें जो भी गलतियाँ होने वाली थी इसको कम से कम कर देता है। बिल्कुल ख़त्म का तो हो सकती है थोड़ी बहुत गलतियाँ, लेकिन बहुत कम हो जाती है, ठीक है? फिर चैलेंजेस, अब क्या है, हमने अभी तक कहा तो एआई की सिर्फ़ तारीफ़ की है, लेकिन अब एआई में कुछ प्रॉब्लम्स भी तो है, क्या है? एथिकल कंसर्न्स अराइज़ फ्रॉम ऑटोनोमस वेपन्स, सर्विलांस एंड प्राइवेसी इश्यूज़, कि भाई यदि ये कोई अच्छा इंसान कर रहा है, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है या फिर जो जिस बंदे क ने एआई को सेट किया है, जिस कंपनी ने सेट किया है अपने प्रॉफ़िट के लिए, यदि वो कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन यदि इनकी बजाय पे जो हैकर्स है वो करने लग जाए, या फिर जो दुश्मन देश है वो करने लग जाए, दुश्मन कंपनी है वो करने लग जाए, तो इसके बहुत सीवियर लॉसेस भी है। क्या है? सीवियर लॉसेस है, ये भी देखना पड़ सकते हैं, तो इसको हमको एंश्योर करना पड़ेगा। देन एआई कैन बी मिसयूज्ड बाय एडवर्सरीज़ फॉर साइबर अटैक्स, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन्स और अदर मैलिशियस पर्पस। एआई का मिसयूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, साइबर अटैक्स करने के लिए, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन्स फैलाने के लिए, और दूसरे जो है बुरे पर्पस की तरफ से, ठीक है? एक्सेसिव रिलायंस ऑन एआई, जो एआई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना में वीकेंड ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये क्या कर सकता है, ह्यूमन जजमेंट को और डिसीजन मेकिंग जो है उनको खत्म कर सकता है, पोजिंग रिस्क इफ टेक्नोलॉजी फेल्स एंड इट्स मैनिपुलेटेड। तो क्या होगा, यदि हम ज़्यादा एआई पे डिपेंड करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है और ह्यूमन जजमेंट होते हैं इस पर इफेक्ट पड़ेगा, हम हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देंगे। देन अब इन सब का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि एआई इज़ अ पावरफुल टूल, एआई एक पावरफुल टूल है, स्ट्रेंथन करता है नेशनल सिक्योरिटी को, बट शुड कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉट रिप्लेस इट। इसका क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की हेल्प करने के लिए यूज़ होना चाहिए, इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका वो कर रहा है। देन स्ट्रैटेजिक एंड रिस्पांसिबल इंटीग्रेशन ऑफ एआई एनहांसेस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ व्हाइल एड्रेसिंग एथिकल एंड ऑपरेशनल रिस्क्स। स्ट्रैटेजिक और रिस्पांसिबल इंटीग्रेशन जो एआई का है, वो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहिए, जबकि एड्रेसिंग करना चाहिए एथिकल एंड ऑपरेशनल रिस्क्स को। फिर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन ओवरसाइट एंश्योर अ सिक्योर, रेज़िलिएंट एंड वेल प्रिपेयर्ड नेशन। इसने क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ने बैलेंस करना चाहिए ह्यूमन इनसाइट्स को और जो नेशन की सिक्योरिटी है उसको। ओवरऑल ये था हमारा ऐसे नियर बाय 450 वर्ड्स का है।
ठीक है। इसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, एग्ज़ैक्ट 450 ही है और थोड़ा बहुत ठीक है, आप आगे-पीछे कर सकते हैं और बस इतना ही। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं प्रिसाइज़ राइटिंग पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पैसेज रीड करना है, देन उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके आंसर्स करना है। तो पैसेज क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी फेसेस मल्टीपल challenges ranging from terrorism, cybercrime, cross-border infiltration, left-wing extremism to fake news. The role of intelligence agencies has become more crucial than ever before. Technology is a double-edged sword. While it helps in surveillance and quick communication, it also provides new opportunity for criminals and terrorists. The need of the hour is a combination of strong intelligence, pupils' participation, and advanced technology to safeguard nations नेशनल इंटरेस्ट। तो इसने ओवरऑल इस पैसेज में भी बात की गई है इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल से बात की गई है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी फेस कर रही है मल्टीपल चैलेंजेस। कौन कौन से, टेररिज्म, साइबर क्राइम, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू फेक न्यूज। फिर रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैज़ बिकम मोर क्रूशियल। अब जब इंडिया इतनी जो इश्यूज फेस कर रहा है इसकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है इनका रोल और क्रूशियल हो जाता है जितना कि पहले रहा है उसके मुकाबले। टेक्नोलॉजी क्या है, इज अ डबल एज स्वॉर्ड। टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है। जब ये हेल्प करती है सर्विलांस में और क्विक कम्युनिकेशन में, तो ये क्या कर सकते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। तो ये जब हमारे लिए हेल्पफुल है तो हमारे लिए लॉस भी करवा सकती है। सिर्फ हमारे लिए हेल्पफुल तो नहीं है कि हम लोग इससे सर्विलांस अच्छे से कर लेंगे या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं है। ये क्रिमिनल्स को भी उतने ही चांसेस दे रहा है। ठीक है, इसीलिए द नीड ऑफ द आर is a combination of strong intelligence and pupils sorry strong intelligence, pupils participation and advanced टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो ये क्या डिपेंड करता है कि हम सभी एक साथ आए, कंबाइन करें इसको, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस को और लोगों के पार्टिसिपेशंस को, और जो टेक्नोलॉजीज है इसको सब साथ में आकर के करें। तो ये था हमारा पैसेज। मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाने का ट्राई किया है। ठीक है? जितना मतलब मैं समझा सकता हूँ उस हिसाब से। देन अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसमें चैलेंजेस क्या मेंशन किए गए हैं। तो चैलेंजेस कहाँ पर, ये पैसेज छोटा है, पैसेज थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, तो हम बड़े के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, पर इनिशियल ये फर्स्ट क्लास है, इस हिसाब से मैंने थोड़ा छोटा ही पैसेज लिया है ताकि आप लोग थोड़ी-सी हाथ से स्टार्टिंग कर सकें। तो क्या है चैलेंजेस, क्या मेंशन किए गए हैं, इंडियाज़ ने फिर से देख लेंगे कहाँ पर दिया है। तो चैलेंजेस का पहली ही लाइन में दिया है, चैलेंजेस राइजिंग। कौन-कौन से दिए हैं? तो इसके अंदर में उसने दिए हैं टेररिज्म, इसके बाद में साइबर क्राइम, फिर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है? इसके बाद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, ये हो गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, देन फेक न्यूज़। इतने दिए हैं इन्होंने, ठीक है? कौन-कौन से, टेररिज्म, साइबर क्राइम, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लेफ्ट एक्सट्रीमिज़्म, है ना? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म और फेक न्यूज़। टेक्नोलॉजी को क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई टेक्नोलॉजी इज डबल एज्ड स्वॉर्ड। टेक्नोलॉजी डबल एज्ड स्वॉर्ड क्यों है? तो क्यों दिया है, क्यों बोला है इसको डबल एज्ड स्वॉर्ड? क्योंकि इट हेल्प्स इन सर्विलांस, इट हेल्प्स इन सर्विलांस एंड क्विक कम्युनिकेशन, बट ये क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर क्रिमिनल्स
एंड टेररिस्ट्स। ठीक है, फिर इसमें दो मेजर्स सजेस्ट करना है हमको, सजेस्ट टू मेजर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। कौन कौन से दो मेजर आप सजेस्ट करोगे? सबसे पहली चीज, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल्स। ठीक है, दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमको प्रिसाइज की, तो प्रिसाइज में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसको जैसे आप पढ़ोगे तो आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो, बाकी मैंने लिख रखा है। ठीक है, हाँ, तो और अच्छे से आंसर देखना हो तो देखो, चैलेंजेस क्या क्या दिए हैं: टेररिज्म, साइबर क्राइम, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और फेक न्यूज। फिर डबल एज स्वॉर्ड क्यों बोला है? क्योंकि हेल्प करती है सर्विलांस और कम्युनिकेशन में, बट ऑल्सो मिस यूज बाय क्रिमिनल्स और टेररिस्ट। ओके, मेजर्स क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस एंड साइबर लॉज होना चाहिए। और मैंने भी बोला है कि क्या हो सकता है, हम पार्टिसिपेंट सब करेंगे तो वही बात है कि जब पार्टिसिपेशन करेंगे तो उससे नॉलेज भी लेंगे, जाहिर सी बात है तभी करेंगे, और ग्रोथ भी होगी, देन ह्यूमन और ये लिख सकते हैं आप। अब आता है इसका प्रिसाइज, तो क्या कर रहा है इंडिया ने, क्या किया है, डाइवर्स इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस किए हैं, कैसे? टेररिज्म, साइबर क्राइम, इन्फ्लेशन, फेक न्यूज। ठीक है, देन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इनको काउंटर करने के लिए। टेक्नोलॉजी इसमें क्विक सर्विलांस ऐड कर देती है, कम्युनिकेशन ऐड कर देती है, बट इट मिसयूज क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस। स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज वाइटल टू सेफगार्ड द नेशन। ठीक है, अब आ जाते हम इसके आगे। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले पैसेज को आराम से रीड करना है, पैसेज को रीड करना है 2 से 3 बार, तो आराम से समझो। ये पैसेज तो बहुत छोटा सा था, लेकिन वहाँ पर पैसेज एटलीस्ट 100 to 150 वर्ड्स के आ सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। देन मेन क्या है इसका, सेंट्रल आइडिया क्या है, उस पर ध्यान देना है। देन थीम पर ध्यान देना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, थीम हो जाती है तो समरी। देखो, समरी सिर्फ तब निकाल पाएंगे जब हम लोगों को पैसेज समझ में आया हो, समझ में नहीं आया तो आप इसकी समरी नहीं बना सकते, और कॉपी करने से बचना है बस। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये दिए थे मैंने आपको, इसमें से कोई दो लिखना थे, तो इसमें से एक का मैं लिख के लाया हूँ, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में यदि आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी पर, तो इसका इंट्रो देंगे हम, इसको भी लिखेंगे ऐसे जैसा ही, ऐसे जैसा ही लिखेंगे इसको, लेकिन क्या करना है, ऐसे जैसा ही लिखेंगे, बट क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि 250 वर्ड्स के अंदर में ले ले। जैसे इसमें क्या दिया है, इंट्रो में दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन और डिफेंस स्टेबिलिटी, देन मोर रेवेन्यू, क्रिएट जॉब्स। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी करता है कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ से, बट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कैन फ्यूल अनरेस्ट। जो इकोनॉमिक अनइक्वलिटी होती है, जैसे कि जो अमीर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, तो इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है जो क्या है, एक चाओस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक अराजकता पैदा हो सकता है। देन कंक्लूजन क्या है, बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। देन इंट्रोडक्शन पे आते हैं, तो क्या दिया है, लिंकिंग इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन्स नेशनल सिक्योरिटी बाय फंडिंग डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या करती है, नेशनल सिक्योरिटी को पावरफुल बनाती है, मजबूत करती है। कैसे? डिफेंस में फंड करके, इंटेलिजेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी बना करके। ठीक है, इन सब में ग्रोथ करके। फिर प्रॉस्पेरिटी अलाउज इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी प्रॉस्पेरिटी मतलब जो धन समृद्धता है, ये सब अलाउ करती है किसमें, इन्वेस्टमेंट करने में, किसमें, इन मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। फिर
एक स्टेबल इकोनॉमी also reduces सोशल टेंशन और प्रमोट्स पीस। जो स्टेबल इकोनॉमी होगी, यदि सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना? एक स्टेबल इकोनॉमी है, तो ये क्या करेगी, सोशल टेंशन्स नहीं होंगे, लोग ज़्यादा दूसरी तरफ ध्यान नहीं देंगे, दूसरों के बहकावे में नहीं आएँगे, अपनी लाइफ़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे और क्या करेंगे, पीस को प्रमोट करेगी। फिर revenue and military strength, so higher economic output generates increased government revenue for better equipped armed force। जितनी जितनी हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, ये जनरेट करेगा क्या, क्या करेगा, जितना हमारे पास पैसा है हम उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। सिंपली यही बोलना चाह रहे हैं। फंड्स सपोर्ट एडवांस रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स एंड एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम। जितना हमारे पास पैसा होगा तो हम रिसर्च के ऊपर पैसा लगाएंगे, और किस चीज़ की रिसर्च में, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ड्रोन्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करेंगे और एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे। फिर ये क्या करता है, इनेबल करता है फास्ट एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू पोटेंशियल थ्रेट्स। जितनी अच्छी हमारी जो डिफेंस सिस्टम होगा, उसके ऊपर पोटेंशियल थ्रेट्स उतना अच्छा होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, जो इकोनॉमिक की बात कर तो रहा है ये इकोनॉमिक ग्रोथ की, बट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप किस टॉपिक को किस वे में ले जा रहे हो, किस दिशा में समझ रहे हो। देन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये अलग बार बार खुल जाता है यार। हाँ, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स जॉब्स और रिड्यूसेस पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि देखो, जब कंपनी आएगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब देगी, जिससे क्या होगा, ये लोग पैसा कमाएंगे और जो गरीबी है ये सब थोड़ी कम होने लगेगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है एक्सट्रीमिज्म की तरफ। देखो भाई, एक्सट्रीमिज्म तब फैलेगा जब लोगों के पास काम नहीं है, वो सरकार से दुखी है, ठीक है। जब सरकार से लोग दुखी होते हैं तभी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो अपने काम धंधे से लगे हुए हैं, आराम से जब पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर पा रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो वो क्यों एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। ये चीज़ आती है। देन इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड फोस्टर अ रेजिलियंट सोसाइटी डेट सपोर्ट नेशनल एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, ये क्या करेगा, उस चीज़ को बढ़ावा देगा, एक रेजिलियंट सोसाइटी, मजबूत सोसाइटी को, जो सपोर्ट करती है नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर एनहेंस सोशल सोसाइटल स्टेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट होगा यदि लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्थ केयर सिस्टम्स अच्छे होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, तो जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड अलायंसेस के बारे में। तो अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बूस्ट नेशंस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड क्रेडिबिलिटी। जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये क्या करेगी, नेशन की इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग यदि कुछ चीज़ बोलते हो तो वो चीज़ ज़्यादा मानी भी जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। इसको यदि सिंपली समझना चाहे तो आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है गरीब आदमी और एक उसी इसका होता है जो अमीर आदमी। यदि पहले गरीब था और अब पैसा है इसके पास, तो इसकी बात लोग सुनेंगे, इसके सजेशंस को मानेंगे, लेकिन इसके सजेशंस को नहीं मानेंगे, इवन इसको धिक्कार के भगा देंगे। सेम चीज़ होती है जब हमारे नेशनल, जो इसकी बात आती है नेशन की, तब भी जो नेशनल इन्फ्लुएंस की बात आती है ना, तब भी यही होता है कि जिसके पास, जिस कंट्री के पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से बोल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो तो यूएस की बात कर लीजिए और यही अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए। अब आप खुद ही बताइए कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, यूएस का ज़्यादा है या फिर अफ्रीकन का? वो सिंपली यही एग्ज़ाम्पल है। देन enables the formation of security alliances, trade agreements and contributions to global peacekeeping। ये क्या करता है, इनेबल करेगा फॉर्मेशन किसके लिए, सिक्योरिटी अलायंसेस के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए और कंट्रीब्यूशन करेगा करेगा ग्लोबल पीस कीपिंग के अंदर। डिटर्स पोटेंशियल थ्रेट्स बाय प्रोजेक्टिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इंटरनेशनली, ठीक है। ये क्या करेगा, पोटेंशियल थ्रेट्स को कम करेगा और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इंटरनेशनली। फिर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैन क्रिएट अनरेस्ट एंड वीकन सिक्योरिटी। अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, इससे अराजकता फैलेगी, जाहिर सी बात है अनरेस्ट फैलेगा,
और जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर होगी, ये हो सकता है, इसलिए हमको दोनों को साथ-साथ लेते हुए चलना पड़ेगा। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मे बी मोर ससेप्टेबल टू रेडिकलाइज़ेशन और कॉन्फ्लिक्ट। जो कम्युनिटीज़ नीचे रह जाएगी, ठीक है? जो गरीब रह जाएँगे या फिर जो अनपढ़ रह जाएँगे, जो भी बोल सकते हैं आप जिस भी तरीके से, तो वो लोग क्या है बहुत ज़्यादा मतलब ससेप्टेबल हो जाएँगे, वल्नरेबल हो जाएँगे, मतलब बिल्कुल ऐसा वल्नरेबल मतलब इन द सेंस कि आप बिल्कुल सेंसिटिव हो जाएँगे बहुत ज़्यादा, कि ज़रा-सा कुछ हुआ नहीं कि रेडिकलाइज़ भी कर सकते हैं इनको, या फिर इनको आतंकवाद की तरफ ढकेला जा सकता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट में उतारा जा सकता है। और रेडिकलाइज़ में सिर्फ़ आप टेररिज़्म ही नहीं, नक्सलिज़्म में भी आता है, दोनों भी एक तरीके से सेम ही होते हैं। बस क्या है, सरकार के खिलाफ आपको करना है, अप्रोच करना है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल पीस एंड सिक्योरिटी। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये एसेंशियल है, किसके लिए? सस्टेनेबल पीस और सिक्योरिटी के लिए। पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कंक्लूज़न पे आते हैं, तो कंक्लूज़न क्या है? बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन्स नेशनल सिक्योरिटी। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो क्या करेगी? नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाएगी बाय फंडिंग डिफेंस, डिफेंस को फंड करने से, क्रिएटिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्रिएट करके, एंड एनहांसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके। और इक्विटेबल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करेगी लॉन्ग टर्म पीस। जो प्रॉस्पेरिटी यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अमीर है वो और जो गरीब है वो यदि एक लेवल सिमिलर पे आने की ट्राई करें, मतलब ये ज़्यादा ग्रोथ ना करे, ये बहुत कम डाउन ना जाए, इनको यदि थोड़ा सा बैलेंस बना लिया जाए, इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म पीस भी आएगी, मजबूती भी आएगी, और एक नेशनल जो है सिक्योर भी रहेगा। तो ये था इस पैसेज में जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है इसके अंदर में। तो ये था 250 वर्ड्स के आसपास, ठीक है? और हमको ट्राई करना है कि हम 450 वर्ड्स, इसके अलावा जो प्रिसाइज़ है वो, और 250 वर्ड्स, ये जो 2 ऐसे हैं, ये आराम से लिख ले जाए। कितने में? 1 आवर के अंदर। तो स्पीड थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो ये इतना है। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी, एआई की हमने बात की है। जनरली हम जब एआई की बात करते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजीज़ के इसमें बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बात की है डिफेंस के बारे में। इसके बारे में बात की है, डिफेंस के बारे में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप लोगों को पॉइंट से बिल्कुल नहीं हटना है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस से रिलेटेड, तो मैंने डिफेंस से रिलेटेड ही बात की है, इसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं हटा हूँ ज़्यादा अलग। ठीक है? कवर सब कुछ किया है, कवर ओवरऑल किया है, लेकिन जो मैं टॉपिक था इससे जुड़ा हुआ रहा पूरे ओवरऑल पैसेज में। ठीक है? पैसेज में भी बोल सकते हैं आप, और जो मेन ऐसे लिखा था उसमें भी, और जो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके अंदर भी। तो ये वाला एक सेकंड जो है, ये आप लोग, तो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और आप लोगों ने यदि ये लिखते हो तो आप लोग इसको इस टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हो। दोनों पर आप भेज सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? लाइक कर देना, चे वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो हम लोग इस सीरीज़ को जो है, इसका दूसरा सेट भी लाएँगे। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।